हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स। मैं आज प्लेटफॉर्म का बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जीके के 40 नंबर के जीके जो कि पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, तो वो सब मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और फ्रेंडों तक अगर अच्छे लगे वीडियो तो फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें से 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं और फुल डिस्कशन के साथ कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में, ये पूछ रहा है। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में राज्यसभा की सीटें की संख्या जो है वो 16 है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये अगर पूछेगा कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो हमारा 243 है। और अगर विधान परिषद में पूछे, विधान परिषद में सीटों की संख्या पूछे तो 75 है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या या विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपको लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह कितना है, तो 80 है। और अगर उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि विधानसभा की संख्या की सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या तो 403 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था और 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो पूछ रहा है 1931 में, और 1934 में जो है वो हमारा जो सी दिया हुआ 1934 में, तो 1934 में बिहार इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कितने में, तो 1934 में। और आपको बता दूं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1931 में हुआ था, इसके उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। तो 5 में कौन कौन थे उसमें, तो उस समय जब 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उस समय सदस्यों की संख्या में गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, और अब्दुल बारी थे, राम वृक्ष वेनीपुरी थे, तथा कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो ये 5 सदस्य जो थे उसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी में शामिल थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जो कि फ्रेंड्स उस समय उसका अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में ही हुआ था। फर्स्ट टाइम 1934 में पटना में ही हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और उस समय अध्यक्ष जो थे वह थे आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा। उस समय जो अध्यक्ष जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि 1934 में पटना में ही इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था पटना में हुआ था और उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के थे 17 मई 1934 को। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1931 में हुआ था। तो उसमें जो 5 इसका सदस्य थे जब गठन हुआ था, 5 सदस्यों की संख्या में कौन कौन थे, तो गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, और राम वृक्ष वेनीपुरी थे, तथा कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो ये 5 सदस्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है वह विस्तृत है कहाँ, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कि गंगा के उत्तरी मैदान में, यहाँ पे लिख देता हूँ कि गंगा के उत्तरी मैदान में जो है वो तराई क्षेत्र है।
क्या है, गंगा के उत्तरी मैदान में तराई क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा तराई क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ, भारत नेपाल सीमा के समानांतर और गंगा के उत्तरी मैदान में तराई क्षेत्र स्थित है। तो याद रखिएगा, और यह क्षेत्र जो है यह जो बिहार का तराई प्रदेश जो है, ये आपको बता देता हूँ, ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि किस किस नदी के आधार से दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं, तो यह भारत और नेपाल एवं भूटान स्थित, जैसे में तराई क्षेत्र जो है भारत नेपाल भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। याद रखिएगा कौन कौन, तो भारत नेपाल और भूटान, भारत नेपाल और भूटान जो है, तो भारत नेपाल और भूटान तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। और मैं एक बात और बता देता हूँ, और ये पूछेगा कि किस नदी जो है किस किस नदी तक फैला है, तो बता देता हूँ कि पश्चिम में जो है फ्रेंड्स, पश्चिम में यमुना नदी तक फैला है, यमुना नदी पश्चिम में यमुना नदी तक विस्तृत है इसका। और पूरब में जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो याद रखिएगा, मतलब पश्चिम में यमुना नदी तक फैला है और यह पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो याद रखिएगा बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है जो कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर है और गंगा के उत्तरी मैदान में तराई क्षेत्र है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एसआई में। और जो है यह भारत नेपाल भूटान के हिमालय तक विस्तृत है और यह पश्चिम में यमुना नदी तक फैला है और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन हमारा, क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। क्योंकि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है छठा है और भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है हमारा? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर तंबाकू उत्पादन में कौन सा है? तो चीन है। विश्व में प्रथम, याद रखिएगा, विश्व में प्रथम है कौन सा है? तो चीन है, याद रखिएगा। ये दो चीज याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे अगर राज्य में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश और विश्व में पूछेगा प्रथम स्थान पे तो चीन है फ्रेंड्स। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। ये पूछा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताना है कि बिहार में अनुसूचित सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। और बिहार में कुल आबादी का अगर पूछे तो 1% हिस्सा जो है अनुसूचित जनजाति का है। बिहार की कुल आबादी का 1% हिस्सा जो है वह अनुसूचित जाति का है, याद रखिएगा। और 2-3 हमारे याद रखिएगा, जैसे में 4 जिले हैं जो कि पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा है। 1 नंबर पे आता है अनुसूचित जनजाति में, और सेकंड पे आता है हमारा, सेकंड पे यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड पे आता है गया आता है, थर्ड पे आता है जो है वो हमारा है शिवहर आता है, शिवहर, और फोर्थ पे जो है वो अनुसूचित जनजाति में औरंगाबाद आता है, याद रखिएगा, औरंगाबाद आता है। तो फर्स्ट पे पश्चिम चंपारण, सेकंड पे गया और थर्ड पे शिवहर और फोर्थ पे औरंगाबाद आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17वां प्रवासी दिवस जो है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था इंदौर में हुआ था फ्रेंड्स। बी आंसर हमारा हो जाएगा। 9 जनवरी 1923 को हुआ था, याद रखिएगा, 9 जनवरी
2023 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। और इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और 9 जनवरी को भारत सरकार इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। उस समय थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे और लॉ का वहाँ पे लॉ का तैयारी कर रहे थे और कोर्ट में जाते थे, वकालत भी वहाँ पे वकालत भी करते थे। तो फ्रेंड्स उस समय जो थे 1915 में जब लौटे थे महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को जब लौटे यहाँ पे, तो उसी दिन हमारा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये 9 जनवरी जो है प्रवासी दिवस जो है ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना? तो 2023 से स्टार्ट हुआ था। 2023 में जब सम्मेलन हुआ था इंदौर में, उसी समय से यह स्टार्ट हुआ था 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के कानून मंत्री जो हैं वह कौन है फ्रेंड्स? तो अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अर्जुन, भारत के कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जो कि इसके पहले थे किरण रिजिजू थे कानून मंत्री, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती हैं? तो नेत्र की पेशियां जो हैं वह शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। इसलिए जो है वह जब एज जब ढलता है, जब वृद्धि अवस्था में जब वृद्ध अवस्था होता है तो उसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है और जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती हैं तब लेंस पतला हो जाता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और प्रतिरोध का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, बता देते हैं। रेक्टिफायर प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो वोल्ट बाई, बता देता हूँ, वोल्ट बाई एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बाई एम्पियर होता है, याद रखिएगा। वोल्ट बाई एम्पियर होता है। वोल्ट बाई एम्पियर इजक्वल टू क्या होता है? तो ओम होता है, याद रखिएगा। वोल्ट बाई एम्पियर इजक्वल टू क्या होता है? ओम होता है। और कूलम विद्युत आवेश की एक जो होता है, कूलम जो होता है वो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो कूलम है, याद रखिएगा। और किसी चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिएगा। किसी चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका फार्मूला यहाँ पे है प्रतिरोध रेक्टिफायर इजक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर इजक्वल टू ओम। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, चिकनी पेशियाँ हो जाएगा। और हमारा हृदय पेशियाँ हो जाएगा जो कि ये अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो शक्कर के इस परिवर्तन में होता है C12H22O11 प्लस 12O2, तो ये मिलकर बनता है 12CO2 और प्लस 11H2O। तो ये क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीकारक वह अभिक्रिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
क्वेश्चन है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्राकृतिक विषैली नहीं है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, जिसकी ये विषैली नहीं है और ये सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है, हमारा बी होता है। इसकी आघातवर्धता जो होता है वो तन्यता जो होता है सर्वाधिक होता है। सब जितने भी धातु होते हैं उन सभी धातु में सबसे ज़्यादा सोना की जो होता है वो आघातवर्धनीय हो या उसका तन्यता हो वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसका जो होता है सोना का जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा Au होता है। Au का अर्थ होता है सोना और Ag का होता है चांदी और Cu का होता है कॉपर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है MgHCO3 और उसका होल 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो MgHCO3 का होल 2 हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। और यह जो होता है मैग्नीशियम का अयस्क जो होता है वह क्या होता है, तो मैग्नीशियम का अयस्क जो होता है फ्रेंड्स वो मैग्नेसाइट होता है, याद रखिएगा। और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला बता देता हूँ। मैग्नेसाइट जो होता है यह मैग्नीशियम का यह अयस्क है और मैग्नेसाइट होता है जो कि MgCO3 होता है। Mg और CO3 यह मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है। जो मैग्नेसाइट जो है वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का यह ऑक्साइड यह हमारा अयस्क होता है मैग्नेसाइट, याद रखिएगा, जिसका फॉर्मूला था MgCO3। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। MgHCO3 का होल 2 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यह सूत्र है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है कितना है। तो द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वह है 14:3 है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है अमोनियम NH3 का द्रव्यमान जो होता है, यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH3, जो कि हमारा N जो होता है वो कितना होता है 14 होता है और प्लस जो हो गया 3 गुने 1 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 हो जाएगा, जो कि अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है, तो वो हो जाता है 14 हो जाता है। अमोनिया में द्रव्यमान की संख्या जो होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 14 होता है और अमोनिया में हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 3 होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा रेशियो जो हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, अमोनिया का द्रव्यमान संख्या था जो 17 था, इस याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या था यह अमोनिया का NH3 का द्रव्यमान संख्या था 17 था। लेकिन अगर यही द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में द्रव्यमान की संख्या जो है वो 14:3 हो जाएगा। किसमें, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या जो कितना हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि जल जो है पेड़ों के ऊपर से नीचे से सभी उसके जितने भी उसके टहनियाँ हैं या मतलब पत्ते हैं वो सभी में वो जड़ से ले जाकर सभी उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट्सों में वो पहुंचाता है। तो इसी परिसंचरण को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं फ्रेंड्स। और अगर जाइलम जो है वह कौन सा ऊतक है, तो ये जटिल अस्थायी ऊतक है, याद रखिएगा। और इसको हम संवहनी ऊतक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये संवहनी ऊतक भी उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह जो पानी को ले जाकर सभी उसके पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसको हम लोग संवहनी ऊतक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा अंगुतर निकाय हो जाएगा, जो कि बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुतर निकाय। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिहार में इसका जो महाजन पद था वो कितना था, तो 16 महाजन पद में बिहार में 3 महाजन पद था, याद रखिएगा। तो कौन कौन था,
तो फ्रेंड्स बिहार में 3 महाजनपद थे, कौन कौन थे? तो यह अंग थे, एक था अंग जिसकी राजधानी जो थी चंपा थी, और सेकंड जो है वह था हमारा मगध जो था, मगध था, इसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, याद रखिएगा, राजगिरी, जो कि राजगीर के नाम से राजगीर के नाम से अब जाना जाता है, पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था। तो मगध की ये राजधानी थी। और तीसरा जो था वो वज्जी था। तो वज्जी की राजधानी जो थी वो क्या थी? तो वैशाली थी, याद रखिएगा। तो ये 3 जो महाजनपद था वो बिहार में था, याद रखिएगा, अंग, मगध और वज्जी, जो कि इसकी राजधानी ये थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो इनमें से कौन से सदाबहार वन पाया जाता है, किन में से? तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, पश्चिम घाट में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिम घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। और यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे सदाबहार वन जहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। ज़्यादा जहाँ भी सदाबहार वन पाया जाता है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, याद रखिएगा। और वहाँ पे फ्रेंड्स वन के पेड़ की पत्ती जो होती है वो चौड़ी होती है, लकड़ी जो होती है वो कठोर होते हैं, और वन सघन होते हैं, और वृक्ष की लंबाई जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। और ये भारत में यह वन जो है पश्चिम घाट के अलावा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी पाया जाता है, जो कि असम, मेघालय हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब यहाँ पे भी पाया जाता है। और सदाबहार वन हमारे पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वृक्षों की संख्या जो है वह सुपारी हो गया, हमारा पाल्म हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, हौलॉक हो गया, ये सभी वनों के इनके प्रकार हैं। और पर्णपाती वन, इसी में जैसे में हमारा ये सदाबहार वन है वैसे ही पर्णपाती वन भी पाया जाता है। तो पर्णपाती वन जो है वो मध्य स्तर की वर्षा वहाँ पे कुछ महीनों तक होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, फरवरी मार्च में पर्णपाती वन में बारिश होती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो याद रखिएगा। हमारा आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि 1942 में बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह 5 जुलाई 1942 को किया गया था, याद रखिएगा। और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को इसका पूरा प्रस्ताव जो है वो पूर्ण समर्थन के साथ प्राप्त हो गया था। कब? तो 14 जुलाई 1942 को। और उसके जस्ट ही बाद 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक की ग्वालियर टैंक में हुई थी, याद रखिएगा। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को किसने किया था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ही किया था। और कहाँ से किया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। तो ग्वालियर टैंक से यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा कर लेता हूँ, ग्वालियर टैंक
ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, ये तो प्रस्ताव हुआ था, प्रस्तावित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से और किनके द्वारा किन्होंने इसे शुरुआत किया था, तो ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो निम्नलिखित में से फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो विलियम हॉकिंस जो था वह 1609 में आया था। याद रखिएगा, 1609 में यह जो था यह जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में, अप्रैल 1909 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। और विलियम हॉकिंस जो था वह फारसी का बहुत ही अच्छा जानकार था। याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस जो था वह फारसी का बहुत ही अच्छा जानकार था। और हॉकिंस जो था वो मुगल दरबार में 16 से 11 ईस्वी तक रहा। हॉकिंस मुगल दरबार में 16 से 11 ईस्वी तक रहा और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। जब वो गया था तो उसने जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 57 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नीति आयोग जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह जो है गैर संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, यह जो है एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है और यह एक सलाहकारी एवं सरकार का थिंक टैंक के रूप में यह सेवाएं प्रदान करती है, जो कि इसकी अध्यक्षता हमारे पीएम करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। याद रखिएगा। तो यह नीति आयोग का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इस आयोजन का गठन जो हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, और ये भी याद रख लीजिएगा, इसके अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स, वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। और इसका जो है उस समय जो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, ये तो अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष जो थे प्रथम ये थे, उपाध्यक्ष जो थे उस समय वो थे अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया थे उस समय उपाध्यक्ष। क्वेश्चन है चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्यसेन के नेतृत्व में उस समय चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर जारी हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा? 25% आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो किया गया था? तो 60 का आंसर हमारा ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन उसमें किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है याद रखिएगा वह कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके अध्यक्षता जो थे वो कौन किए थे? तो ये भी बता देता हूँ, अध्यक्षता जो उसके किए थे वह कौन थे? तो महाकश्यप थे। याद रखिएगा महाकश्यप थे। इसके अध्यक्षता जो किए थे वो महाकश्यप थे। और यह जो था बौद्ध का प्रथम बौद्ध संगीति कहलाया था 483 ईस्वी पूर्व में, जो कि राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो 61 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 97वां अधिवेशन संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? इसमें से बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, यह हमारा जो है यह सही क्रम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जहांदार जो था फ्रेंड्स, इसको बता देते हैं कि इसका इन लोगों का कार्यकाल क्या था। तो जहांदार शाह का जो कार्यकाल था वो 1712 से 1713 था, और फर्रुखसियर जो था वो 1713 से 19 तक था, 1713 से 1719 तक था। और यह मोहम्मद शाह जो था 1719 से लेकर और 1748 तक था। और शाह आलम द्वितीय जो था वह 1759 से लेकर और 1806 तक था। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था? तो इसका शाह आलम द्वितीय का था, 1759 से लेकर 1866 तक। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 63 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। क्यों? क्योंकि इस समय गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का जो था वो लॉर्ड इरविन था। और गांधी जी ने दांडी मार्च जो था वह कब किया था? तो 12 मार्च, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। और उसमें से सहयोगी जो थे वो 78 थे। 78 सहयोगी जो थे एक साथ गए थे, याद रखिएगा, 78 सहयोगी थे जो कि गांधी के साथ भी गए थे। तो कब गए थे? तो 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी पहुंचे थे। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी लौटे थे। याद रखिएगा, साबरमती से दांडी लौटे थे। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेदरा का युद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेदरा का युद्ध के जो हुआ था उस समय अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हो गया था वो बेदरा के युद्ध के बाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, और फ्रेंड्स जो है बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। याद रखिएगा इसको, बेदरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? तो बताना है कि इसमें से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा अग्लुहास जलधारा हो जाएगा, जो कि ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। यह किस महासागर की जलधारा है फ्रेंड्स, बताइए? तो यह जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा। याद रखिएगा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, यह अग्लुहास जलधारा है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई जो है भूमध्य रेखा की आधी होती है? तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री अक्षांश जो है रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। और भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण जाने पर अक्षांशों का कोणीय मूल्य जो होता है वो बढ़ता है। कोणीय मूल्य जो होता है वो बढ़ता है, किंतु उनकी जो लंबाई होती है वो घटती है। तो याद रखिएगा लंबाई घटती है, यहाँ पे लिख देते हैं, लंबाई जो है वह घटती है फ्रेंड्स, और इसका जो है कोणीय मूल्य बढ़ता है। याद रखिएगा कोणीय मूल्य जो होता है इसका, कोणीय मूल्य जो होता है वह बढ़ता है। कोणीय मूल्य जो होता है बढ़ता है और लंबाई घटती है। तो उत्तर से दक्षिण जाने पे, कहाँ से? तो उत्तर से दक्षिण जाने से।
उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पे लंबाई घटती है और कोणीय मूल बढ़ता है, याद रखिएगा। और अक्षांश रेखाएं जो है वह अक्षांश रेखाएं जो है देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती है, याद रखिएगा। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अक्षांश जो है अक्षांश रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं जो है वो देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती है, याद रखिएगा। समकोण इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर काटती है। तो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के को समकोण पर काटती है, याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी घटती है और जो है इसका कोणीय जो होता है कोणीय मूल्य जो होता है वो बढ़ता है और उसकी लंबाई घटती है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 में ये पास हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे, जो कि यह 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, चेंजिंग हुआ था, उसी के माध्यम से वन और जीव संरक्षण को राज्य सूची की जगह समवर्ती सूची में रखा गया। तो याद रखिएगा, जो वन जो है वह किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। किस सूची में है? समवर्ती सूची में है, याद रखिएगा। इसको चेंज किया गया था, या पहले संघ सूची में थी, यह संघ सूची से समवर्ती सूची में किया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो होता है वह धान का खेत भी होता है हमारा, और तालाब भी होता है, जो कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ए और बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। धान का खेत और तालाब दोनों होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत पार्क, बगीचा, खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम और एक्वेरियम ये आते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब कृत्रिम मानव निर्मित हैं। तो कौन कौन से आते हैं देखिए, हम इसको लिख देते हैं। बगीचा हमारा आता है, सेकंड पे हमारा तालाब आता है, और हमारा डैम आता है, डैम बांध आता है, और एक्वेरियम आता है, और हमारा एक्वेरियम और कृत्रिम झील वाले आता है, कृत्रिम झील हो गया, और पार्क हो गया। तो बगीचा, तालाब, डैम, एक्वेरियम, कृत्रिम झील और पार्क, और ये धान का खेत, तालाब हो गया। ये सब जितने भी हैं ये मानव निर्मित कृत्रिम हैं, तो इसलिए धान हो जाएगा और तालाब भी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए, बी और डी भी हो जाएगा। डी तो होगा ही, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक बोल रहा है, तो इसलिए धान का खेत और तालाब भी हो जाएगा। अब बाकी सभी ये सब भी हो जाएंगे। ये सब जितने हैं मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बताना है कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा हो जाएगा, यह बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा के अन्य नाम भी होते हैं, रतनजोत, करंज, जेपाल और पेपलम, ये सब जेट्रोफा के नेम हैं। और इस पादप के बीजों में कितने परसेंट तेल होते हैं याद रखिएगा, तो 25 से 30%। 25 से 30% जो है इसमें वो तेल निकाले जाते हैं। तो ये बायोडीजल हरित ईंधन के रूप में इसको जाना जाता है। याद रखिएगा किसको? जेट्रोफा को। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन है, नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो उत्थान प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये उत्थान प्रणाली जो है ये दाब सिद्धांत पर काम करती है, याद रखिएगा। यह दाब के सिद्धांत पर काम करती है। दाब के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, याद रखिएगा। उत्थान प्रणाली जो है दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। और सिंचाई के भी जो होते हैं इसमें से ये भी बोला गया कि सिंचाई जो है वह नहर की एक जल ग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, जो कि कहलाती है उत्थान प्रणाली। तो याद रखिएगा इतना ही कि दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है उत्थान प्रणाली। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रेंड्स 40 MCQ खत्म होता है। और फिर हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। तो 8 बजे आप तैयार रहिएगा फ्रेंड्स। कितने बजे? तो 8 बजे आप सुबह में तैयार रहिएगा डेली। और 40 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा MCQ, जो कि सभी इसमें टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस हो जाएंगे हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन से हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो सभी जितने भी पॉलिटिकल साइंस से भी जितने भी मतलब लगभग सभी इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये सभी सेट का प्रैक्टिस है, जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें। तो सुबह 8 बजे फ्रेंड्स एकदम मिलिए आप हमेशा डेली। और फ्रेंड्स दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल आपका वीडियो लगे, मेरा वीडियो लगा है तो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।